जो आज डिस्कस करना था वो ये है राइट हार्ट फेल्यूर। व्हाट इज राइट हार्ट फेल्यूर? राइट हार्ट मतलब राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, जिसको हम लोग RVH कहते हैं, राइट वेंट्रिकुलर, RVF राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर जिसको हम लोग LVF कहते हैं। इसमें भी जो सबसे कॉमन पाया जाता है RVF और LVF में, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है LVF, सबसे कॉमन LVF पाया जाता है, और जो RVF है ये अनकॉमन है कार्डियक कंप्लेंट्स में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे LVF के बारे में क्योंकि ये कॉमन है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे RVF के बारे में कि LVF क्या है और RVF क्या है। एक आसान सा फिगर में बनाना चाहूंगा। एक कार्डिया के दो पार्ट, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, और ये सुपीरियर वेना केवा, ये राइट वेंट्रिकल नीचे का पार्ट, और यहाँ से राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये सुपीरियर वेना केवा, और ये इंफीरियर वेना केवा। यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम को आता है, और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, सॉरी राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स को। राइट वेंट्रिकल से ब्लड ये एल्वियोला, यहां से ब्लड पंप होकर लंग्स को चला जाता है, लंग्स को, और लंग्स ब्लड कहाँ भेज देता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये और लेफ्ट वेंट्रिकल से सेल तक, ये हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं। एक बार फिगर आउट करते हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स को जाता है, जिस ब्रांच से राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स को जाता है इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का जहां जंक्शन है इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी
कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ ऑर्टा। क्लियर? ये फिगर कुछ क्लियर है? ये फिगर कुछ क्लियर है? आवाज आ पा रही मेरी? ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ऑर्टा, ये हो गई सिस्टमिक आर्टरी, ये सिस्टम में है, तो ये हो गया सिस्टमिक आर्टरी, और ये पोर्शन हो गया सिस्टमिक वेन। और ये पोर्शन आएगा सिस्टमिक कैपिलरी। यहाँ क्या है? आर्टरी और वेन का जंक्शन है, सिस्टमिक कैपिलरी। तो इसमें दो टाइप का सर्कुलेशन आप देख रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक आप देख रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी आपको वेन, कैपिलरी, आर्टरी मिल रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी आपको वेन, कैपिलरी और आर्टरी मिल रहा है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लंग्स की जो ये वायरिंग है, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी। पल्मो मतलब होता है लंग्स। लंग्स से रिलेटेड जो सर्कुलेशन है उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। बाकी सिस्टम में, बॉडी में जितने भी सर्कुलेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन है और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के भी तीन ही कारण हो सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के भी तीन ही कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो मायोकार्डियम खराब हो जाए, कार्डियक मायोकार्डियम खराब हो, कार्डियो मायोकार्डियम, कार्डियम वीकनेस हो। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर मतलब ये वाले, इस वाले लंग्स का फेल्योर हम लोग, सॉरी वेंट्रिकल का फेल्योर हम लोग आरवीएफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एलवीएफ की बात कर रहे हैं। तो एलवीएफ का पहला कॉज हम लोग मान रहे हैं मायोकार्डियम वीकनेस। मायोकार्डियम वीकनेस।
दूसरा कॉज जो होगा प्रीलोड होगा। प्रीलोड, अगर प्रीलोड वीक हो, अगर इसमें ब्लड ही पंप ना हो, अगर वेंट्रिकल्स ब्लड ही पंप ना कर पाए और इसमें ब्लड ही फिल ना हो, तो भी पंपिंग नहीं होगा फिर ऑर्टा में, क्योंकि यहाँ ब्लड नहीं है। तो प्रीलोड, और दूसरा कौन सा, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड, अगर आफ्टर लोड बढ़ने लगे तो भी पंप ठीक से, प्रीलोड कम होने लगे, आफ्टर लोड बढ़ने लगे, इन दोनों पॉइंट्स में जो वेंट्रिकल है ये ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, और ब्लड ना पंप कर पाने को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों को जो यहाँ पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है या ये राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है। अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, यहाँ से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा तो हो क्या सकता है, जो प्रीलोड है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम लोग इसको कहते हैं, ईडीवी, ये लगभग इस ईडीवी का जब सिस्टोल होता है तो कितने प्रतिशत ब्लड यहां से निकल जाना चाहिए नॉर्मली एक सिस्टोल में, पूरे ईडीवी का, तब नॉर्मल माना जाए कितना, 50 के आसपास। वेरी गुड। लगभग 50% ईडीवी का, लगभग 50% ब्लड यहां से पंप हो जाना चाहिए। उसको हम लोग, इस प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएफ, इजेक्शन फ्रैक्शन। अब अगर 50% ब्लड नॉर्मली पंप हो जाना चाहिए तो ईडीवी कितना होता होगा, 50% में अगर हम लोग माने, अच्छा 50% पंप हो जाना चाहिए और एक स्ट्रोक वॉल्यूम में कितने ml ब्लड पंप होना चाहिए तब नॉर्मल माना जाएगा, 70 ml। वेरी गुड, नियर अबाउट 70 ml। मतलब क्या हुआ कि 50% जो ब्लड है वो कितना है, 70 ml। जब 70 ml ब्लड पंप होगा तब इजेक्शन फ्रैक्शन कितना आएगा, नियर अबाउट 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट ईडीवी कितना होता होगा, टोटल ईडीवी कितना होता होगा, 140। वेरी 140, 140 ml का। इसका मतलब ये है कि जब वेनस रिटर्न से इसमें ब्लड भरने लग जाता है इस रास्ते से यहाँ, तो 140 ml, लगभग 140 ml पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो मतलब डायस्टोलिक टाइमिंग खत्म होते होते 140 ml ब्लड यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसमें से जब ये पंप होता है तो उसमें से लगभग 50% ब्लड बाहर निकल जाता है बॉडी में, सिस्टम में, ऑर्टा में, एक सिस्टोल में। तो उसको हम लोग कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इस इजेक्शन फ्रैक्शन में से जब प्रतिशत कम होने लग जाता है, 50, फिर 40, फिर 35, तो इसका मतलब है कि अगर 50 से कम प्रतिशत हो गया, 40% ही हुआ, तो इसका मतलब है कि 140 ml में से सिर्फ 40% पंप हुआ है। तो ये सिस्टमिक आर्टरी में ब्लड 70 ml आया होगा तब, अगर 40 ml ही पंप होगा तो नहीं आएगा, कम हो जाएगा। तो आपको इजेक्शन फ्रैक्शन 40% लिख कर आएगा, या इजेक्शन फ्रैक्शन आपको 30% लिख कर आने लगे, 35% लिख कर आने लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि इजेक्शन फ्रैक्शन के प्रतिशत, परसेंटेज जितना कम होता चला जाएगा
ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसका ml कम होता चला जाएगा। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता चला जाएगा तो आपके सेल को हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, एक टाइप का कार्डियक फेल्योर है, ये कार्डिया फेल हो रहा है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जानना इसलिए भी जरूरी रहता है कि कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है। 50% से कम इजेक्शन फ्रैक्शन एबनॉर्मल माना जाता है। 50% से कम इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो इसका प्रतिशत कम होने के बहुत सारे कारण है। मायोकार्डियम वीकनेस पहला कारण है। कैसे? अगर मायोकार्डियम ही वीक हो जाए तो भले ही यहाँ से 140 ml भर दिया गया होगा, लेकिन ये पंप ही नहीं कर पाएगा स्ट्रॉन्ग, तो 50% पंप नहीं होगा। तो हो सकता है 35% पंप हो, 40% पंप हो, तो नॉर्मल EF नहीं है, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं होगा, वीक हो जाएगा। प्रीलोड, प्रीलोड तो वेनस रिटर्न से बनता है। प्रीलोड मतलब कि जितना ब्लड इसमें भर गया। तो अगर प्रीलोड, सोचो जब प्रीलोड हो रहा था तब 140 ml ना भर के सिर्फ 100 ml फिल हो पाया। यहां पर प्रीलोड में सिर्फ 100 ml फिल हो पाया प्रीलोड में, तो 100 ml का 50% कितना हुआ? 50 ml। तो एक स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना गया? अगर 50% इजेक्शन फ्रैक्शन रहेगा तब भी कितना जाएगा? 50 ml ही जाएगा। तो भी दिक्कत है, तो भी वीक है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो प्रीलोड अगर कम हो जाए तो भी दिक्कत है। आफ्टर लोड अगर ज्यादा हो जाए, आफ्टर लोड ज्यादा क्या, मैं आफ्टर लोड का मैंने बताया था आपको, क्या समझना है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, PR। ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपको आफ्टर लोड समझना है। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाए कि ये जब इसको पंप करना हो वेंट्रिकल को, तो रेजिस्टेंस ज्यादा कर दें, अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें, तो क्या वेंट्रिकल पंप कर पाएगा कंप्लीट वॉल्यूम? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने आप को नैरो कर दे रहे हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं पूरा वॉल्यूम वहां से। तो 70 ml वो पंप करना तो चाहेगा कि EF 50% निकल जाए, लेकिन उतना जा ही नहीं पाएगा। तो भी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो वीक हो जाएगा। और LVF, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स प्रभावित हो रहे हैं, तो इसमें LVF कहा जाएगा। अब LVF को पहचाना कैसे जाए कि ये LVF है? तो कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर यहां से ब्लड पंप ना हो, अगर यहां से ब्लड पंप ना हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन सेल्स को मिल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन सेल को नहीं मिलेगा तो सिम्टम क्या आएगा? ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस आ सकता है, नहीं आ सकता है? ब्रीथलेसनेस। अब ये जो कैपिलरी है, ये जो सेलुलर कैपिलरी है, ये कहीं का भी हो सकता है बॉडी में, किसी भी वाइटल ऑर्गन का, या हाथ पैर, आर्म्स के, लिम्स के, जैसे किडनी, लीवर, ब्रेन, कार्डियोसाइट्स खुद के। तो ऐसे किसी भी सेल में ब्लड सप्लाई की बात ये हो सकती है, या बॉडी का ब्लड सप्लाई, या लिम्स, मसल्स नॉर्मली। तो जिन जिन के पास नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वहां से दिक्कत आनी शुरू होगी, और धीरे धीरे क्या होगा? डिस्निया होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? डिस्निया।
डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब है सांस लेना, और डिस मतलब है कृच्छता से, कठिनाई से सांस लेना। अनप्लीजरेबल ब्रीदिंग कहा जाता है डिस्निया को, अनप्लीजरेबल ब्रीदिंग। अनप्लीजरेबल मतलब ऐसा ब्रीथलेसनेस जो बहुत ही परेशान कर दे। जैसे एक ब्रीथलेस होता है कि आपने 1 किलोमीटर दौड़ लिया और आपका सांस फूलने लग गया, तो वो अनप्लीजरेबल ब्रीथलेस नहीं है।